हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज में। तो गाइज, आज की इस क्लास में हम वर्ग 3 के लिए बाल विकास के 15 ऐसे क्वेश्चन स्टडी करेंगे जो कि अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किए गए हैं और अभी एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं। तो गाइस, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करें, कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? देखिए, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आत्मविमोह, प्रेमस्तिक घात, पर अभिघातज तनाव या फिर न्यून अवधान सक्रिय विकास। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर अभिघातज तनाव। देखिए, यह एक चिंता विकार है जो आघात के बाद विकसित होता है और गाइस, इस तनाव विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से डरा हुआ रहता है जो कि अक्सर दर्दनाक अवस्था तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पर अभिघातज तनाव। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से खालिस्तान के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन है पौष्टिकता की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या फिर शारीरिक गठन। तो गाइस, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। देखिए, शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ठीक है, और शारीरिक गठन विकास का जैविकीय कारक होता है। याद रखना, विकास का जैविकीय कारक होता है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, या फिर सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। तो गाइस, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत जो है वो गलत है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है, जबकि विकास वृद्धि के फलस्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में आए परिवर्तनों के संगठन से है। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं और गाइस, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बालक का मानसिक विकास स्वास्थ्य निर्भर करता है, किस पर करता है? ऑप्शन है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या फिर इनमें से सभी पर। मानसिक स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थता की एक स्थिति है। ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास रहता है। ठीक है, और जीवन के सामान्य तनावों का सामना कर सकता है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि विद्यालय पर, परिवार पर और समुदाय पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकीय नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? ऑप्शन है समानता, विभेद, अवनति या फिर कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत पर। किसके जरिए विश्लेषित किया जा सकता है?
तो गाइस हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है, विभेद। देखिए, बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है, इसे आनुवांशिकता के विभेद नियम से स्पष्ट कर सकते हैं। कौन से विभेद नियम से स्पष्ट कर सकते हैं? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ऑप्शन है समाजीकरण, विकास, सीखना या फिर परिपक्वता। तो कौन सी है वह एक प्रक्रिया? देखिए गाइस, समाजीकरण, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? कोहलर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन है अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर अधिगम का सिद्धांत। बिल्कुल इजी है, हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, क्या है, अधिगम का सिद्धांत। कोहलर जो है वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। देखिए, इनके अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इस सिद्धांत को पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या फिर सूझ सिद्धांत, ठीक है, आदि नामों से भी जाना जाता है। और एक बात और याद रखना कि इन्होंने अपना प्रयोग चिंपांजी पर किया था। किस पर किया था? चिंपांजी। कोहलर ने अपना अधिगम का सिद्धांत चिंपांजी पर किया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय क्या है? ऑप्शन है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित हो, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक मुख्यकर्ता होता है, या फिर कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, या परंपरागत व्याख्या विधियां, या फिर परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। क्या होगा हमारा राइट आंसर? देखिए, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय या तात्पर्य ऐसी विधि से है जहां अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित रहती है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए, इसमें क्या होता है, अधिगमकर्ता की रुचि एवं उत्साह बना रहता है और वह अपनी अधिगम क्रिया को सहजता पूर्वक कर सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और यदि आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन खालिस्तान के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? ऑप्शन है बुद्धि और जातीय विभिन्नताओं, बुद्धि के वितरण, बुद्धि की वृद्धि या फिर बुद्धि और लैंगिक विभिन्नताओं। तो गाइस, हमारा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन वी के साथ। क्या है? बुद्धि के वितरण। देखिए, मानव बुद्धि का विकास उसके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, जो वातावरण के साथ उनके समायोजन को दर्शाता है, जबकि व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं और कुछ मंद बुद्धि या उनके वंशानुक्रम व वातावरण की अंतरक्रिया को दर्शाता है। तो गाइस, यह बुद्धि के वितरण के प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन वी के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्शन है सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त,
उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गाइस एक बात याद रखना कि बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति वे होते हैं जो जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और इस प्रकार के व्यक्ति का व्यवहार सामाजिकता से पूर्ण एवं मित्रवत रहता है। ठीक है, क्या है? सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। था, फा, चा ध्वनियां हैं। कैसी ध्वनियां हैं? ऑप्शन है स्वनिम, रूपिम, लेखिम या फिर शब्दिम। तो गाइस था, फा और चा ध्वनियां जो हैं वो स्वनिम है। क्या है? स्वनिम। देखिए स्वनिम क्या है? स्वनिम किसी भाषा की ध्वनि व्यवस्था में पाई जाने वाली लघुत्तम इकाई है। ठीक है, देखिए स्वनिम किसी भाषा की ध्वनि व्यवस्था में पाई जाने वाली लघुत्तम इकाई है। स्वनिमों का अपना अर्थ नहीं होता किंतु वे अर्थभेदक होते हैं। तो था, फा, चा आदि ध्वनियां जो हैं वो स्वनिम के उदाहरण हैं। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? इस स्थिति में शिक्षिका को क्या करना चाहिए? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता हो। देखिए गाइस, भारत में बहुत से बच्चे जिनमें लड़कियों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, उन्हें विद्यालय जाने के पहले और विद्यालय से आने के बाद घर के कामों में हाथ बटाना पड़ता है, जिससे विद्यालय में जो गृह कार्य दिया जाता है वो पूर्ण नहीं होता है। तो इन बच्चों के लिए शिक्षक द्वारा इस प्रकार के गृह कार्य दिए जाने चाहिए जिसका प्रयोग बालक अपने घरेलू जीवन में भी कर सके। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं। इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? कथन है संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है? केवल फर्स्ट, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। क्या है? फर्स्ट और सेकंड दोनों, क्योंकि ये दोनों ही सही हैं। देखिए प्रत्येक छात्र में संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय आदि आधार पर भिन्नता पाई जाती है। जब शिक्षक इन भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होकर शिक्षण कार्य करता है तो यही भिन्नताएं बालक के अधिगम को भी प्रभावी बनाती हैं। किंतु जब शिक्षक भिन्नताओं पर ध्यान नहीं देता है तो बालक के अधिगम में अवरोध उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही हैं। तो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, फर्स्ट और सेकंड दोनों। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है, शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। 4 ऑप्शन है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। ठीक है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि क्या दिया जाता है? ऑप्शन है
बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें या फिर परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो गाइस, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के पूर्व यह आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों को परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के या प्रश्नों के प्रारूप की जानकारी दे तथा अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करवाए। ठीक है, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। क्लियर, हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। तो गाइस, आज की इस क्लास में हमने बाल विकास के 15 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्टडी किए हैं, जो कि हमने फुल व्याख्या के सहित समझे हैं। तो गाइस, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।